हेलो दोस्तों। हेलो। तो कैसे आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, खुशहाल होंगे और रक्षाबंधन के त्यौहार मना रहे होंगे। बिल्कुल। तो हम लोगों की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को हैप्पी रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और अभी हम लोगों ने राखी नहीं बांधी है और शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हमने सोचा एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि जो बिहार में क्राइसिस हुए, पॉलिटिक्स को मतलब लेके पूरा उथल पुथल हो गया है, तो उसी पर वीडियो है। वीडियो देशभक्त चैनल से, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी थोड़ा प्यार दे दीजिए। बिल्कुल सही। तो देखते हैं सीधा वीडियो, सो लेट्स वॉच। बीजेपी और उनके एलायंस के दुखद इतिहास में एक और चैप्टर आज जुड़ गया। ये जो अलायंस का बिजनेस है ना, बीजेपी और उनके सहयोगी, ये टिटैनिक की तरह है। टिटैनिक वही जेम्स कैमरन वाला पिक्चर बने। शुरुआत तो बहुत शान दान से होती है, बहुत लोग टाटा बाय बाय करते हैं, बड़ा सा शिप निकलता है, लेकिन बीच समुंदर में जाकर डूब जाता है। और अगर कोई पटरा मिल भी जाए रात के सन्नाटे में, तो वो डूबने वाला बेचारा जैक वो अलायंस पार्टनर ही बेचारा होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, देख लो, इतिहास के पन्ने टटोल लो। शिवसेना सालों से बीजेपी की दोस्त, आज हालत देखो, बेचारा पार्टी स्प्लिट हो गया। अब तो बीजेपी ने अपनी सब्सिडरी बना दी है, शिंदे शिवसेना। वाह वाह, उसका सीईओ अपने साथ ही है। अकालीस की हालत देखो, इतना साथ दिया पंजाब में, फार्मर बिल पास करने से पहले अकाली से पूछा तक नहीं, और आज अकालीस को कोई नहीं पूछ रहा है। साउथ में देख लीजिए, एआईडीएमके स्प्लिट हो चुकी है, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू खुद बोल चुके हैं गलती हो गई यार ये अलाइ करके, लेकिन फिर से वो गलती रिपीट कर सकते हैं आने वाले इलेक्शन में, वो दूसरी बात है। एमजीपी अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे ये कौन सी पार्टी है, लेकिन अगर गोवा का इतिहास अगर आपको मालूम है तो एमजीपी काफी इंपॉर्टेंट पार्टी हुआ करती थी एक जमाने पे, जैसे कि एजीपी अहोम गण परिषद हुआ करती थी। आसाम में आज कोई ज्यादा नहीं पूछता है, मार्जिनाइज पार्टी हो गई है। अब तो आसाम में सब हिमंत बिस्वा का नाम लेते हैं, बीजेपी का नाम लेते हैं। वैसा ही हर्ष हुआ एलजेपी का जो हुई स्प्लिट, और आईएनएलडी का आज कोई आइडेंटिटी अपना नहीं है, एकदम बहुत कमजोर एक वीक पार्टी बनकर रह गई है। पीडीपी की बात करें तो बीजेपी खुद ही नहीं मानना चाहेगी कि कभी उन्होंने पीडीपी का साथ दिया था, आजकल तो डंडे ही देती है पीडीपी को। तो ये जो धृतराष्ट्र का इंब्रेस है, ये ऐसा हग्गी पारी जो धृतराष्ट्र ने दिया था, ऐसी झप्पी जादू की कि उससे जान ही निकल गई। क्या हुआ एडिटर, हैं? इतना सरप्राइज क्यों? धृतराष्ट्र के इंब्रेस के बारे में नहीं मालूम है तुम्हें? इसीलिए मैंने क्या बताया, इस जनरेशन को ना कोई आइडिया ही नहीं बता। देश का मत्ती प्लेट ऐसे लोग कर रहे हैं। जाके पढ़ लो कि धृतराष्ट्र ने भीम को क्यों हक करने गए थे, क्यों इतना क्रोध था भीम के प्रति, और इस हक से क्या होने वाला था भीम का, वो तो कृष्ण भगवान ने बचा लिया। एक पत्थर की मूर्ति सामने रख दी, जो कि पत्थर की मूर्ति धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दी, जाके देखिएगा। लेकिन सवाल है कि ये जो पत्थर की मूर्ति की तरह से चूर चूर होने वाला था, क्या जेडीयू के साथ भी यही होने वाला था? क्योंकि अगर आप एलाइज की बात करें, अगर आप टीएमसी, बीजेडी आपको अगर आप छोड़ दें, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही लगती है कि भैया बीजेपी के साथ जिसने हाथ मिलाया तो उसका तो वाट लग गया, और शायद जेडीयू की बारी थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार तो बाजीगर निकले, वो तो उन्होंने तो बाजी मार ली, बीजेपी को शॉक कर दिया। लेकिन शायद रियलिटी इतनी ग्लैमरस भी नहीं है। रियलिटी यह है कि नीतीश बाजीगर नहीं है, नीतीश बस अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है वो, उनसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उनसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपना कन्वीनियंस देखने के लिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, और फिर से सीएम की गद्दी पर तो वही बैठे। तो एक तरफ अपनी सरकार गई और दूसरी तरफ फिर से अपनी ही सरकार बन रही है। तो आज के देशभक्त के एपिसोड में जल्दी से बताएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको जल्दी से बताएंगे कि आज हुआ क्या, सत्ता कैसे गिरी, सत्ता कैसे बन रही है, किसके साथ बन रही है, क्या ट्रिगर था ऐसा जिसके वजह से इतना बड़ा इसमें एक चीज नोटिस करी, जिसमें बताया गया है कि जो नीतीश कुमार की सरकार गिरी और दोबारा से नीतीश कुमार की सरकार बनी। अगर मैं ना बिहार गया हूँ, ना मुझे अभी वहाँ का तो सिस्टम पता है किस टाइप से चल रहा है, और अगर हमें लगता है एक सरकार 5 या 10 साल बाद हर एक जो पॉलिटिक्स करने वाला हो, जो भी नेता लीडर, वो एक अच्छी श्रेणी का और अच्छा सिस्टम फॉलो करवा रहा है, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे वो कृषि संबंधी कुछ भी चीज़ें हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे अभी यूपी में योगी जी का बहुत ज़्यादा दबदबा है, और ये
काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि लोग इन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी ओपिनियन नहीं, लोगों की राय बता रहा हूँ कि लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये वहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर ये ज़बरदस्ती अपनी सीट पे बैठना ही चाहते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। नहीं पाउस करो जाए पर्दा आए तो चाहे भी करो पूरी वीडियो तस्वीर। तो इसमें मैं ये मतलब नहीं समझ पाया, तुम क्या कहना चाह रहे थे? देखो मेरे कहने का ये मतलब है, इन्होंने ये जो कहा है गद्दी बचाने के चक्कर में कि गद्दी बचाई है, तो ये गद्दी क्या उन्हीं का नाम लिखा है, हमेशा वही बैठेंगे? अगर अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल स्वागत है उनका, अच्छा काम करें बहुत अच्छी बात है। सभी लोग तो खैर नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग सपोर्ट करें। अगर 90% सपोर्ट करें, 10% अगर सपोर्ट ना करें तो चलता है। और पता चला 50% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 40% 35% सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब वो अपनी ज़बरदस्ती सीट बचाना लोगों को धोखा देने के बराबर है। तुम तो ये तो है नहीं कि तुम ही बिहार की जो जनता है उस पर तुम ही राज करो। अभी इसमें क्या बताया गया, जैसे वीडियो में दिखाया गया कि जो JDU है ना, जो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो 3rd नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे पहले भाजपा है जिसके पास 75, लालू यादव की जो पार्टी, और उसके बाद ये आते हैं। लेकिन मतलब बात ये है कि इनका जो रूल करने का तरीका है, इन्हें सुशासन, इसीलिए इन्हें सुशासन बाबू कहते हैं बिहार में। और वीडियो मुझे लगता है इनके करियर के बारे में भी डिसाइड करेगा कि क्या मतलब कैसे होगा। जहाँ तक मैंने इंटरव्यू देखा है जिससे इन्होंने अभी गठबंधन किया है तेजस्वी यादव का, उन्होंने ये कहा है कि महागठबंधन का एक लौता जी नॉर्दर्न इंडिया का चेहरा है जो कि 2024 में कम्पीट करेगा मोदी से सीधा। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या होता है। भूकंप आ गया बिहार में, और ये अलायंस जो आज बनी है, ये कितने दिनों से इसकी खिचड़ी पक रही थी पीछे से, उसकी स्टोरी। और बीजेपी करने की क्या कोशिश कर रही है? ये 350-400 का आंकड़ा का सपना 2024 में क्या चीज है और क्यों बीजेपी इसके पीछे पड़ी हुई है, वो सब, ये जो पॉलिटिक्स का ये जो पूरा पागलपन है, वो अगर डेली डोज भी चाहिए होता है तो जरूर यहां लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्लिक करिए, जिससे कि सारा इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिले देशभक्त पे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमीडिएट चिंगारी क्या थी। देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, वजह तो बहुत सारी थी, लेकिन चिंगारी तो आई ग्रीस्ड कार्ट्रिज और मंगल पांडे से। तो ये चिंगारी दी इस बार फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद या RCP सिंह कह लेते हैं। इनका हो गया एग्जिट JDU से, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने बोला कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ। सारे लैंड रिकॉर्ड, सारे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मंगवाए गए और बोला गया कि यहां करप्शन का कुछ मामला लग रहा है। और आनंद फानंद में फिर सिंह साहब ने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया JDU से। लेकिन साफ हो गया था उस समय कि अब कोई कलेश होने वाला है, और इसका इंडिकेशन राजीव रंजन सिंह AKA लल्लन ने भी दे दिया, जब उन्होंने कहा कि नहीं उनके जाने से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कटाक्ष ये मारा कि भैया सिंह ने इस पार्टी तो अभी छोड़ी, लेकिन उनका हृदय, उनका सोल, उनका बॉडी कहीं और पहले से ही था। तो ये इंडिकेशन पहले ही आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश हो रही थी JDU के अंदर। और अब तो नीतीश ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है दैट अलायंस टूटने की एक वजह यह भी थी क्योंकि बीजेपी कंस्पायर कर रही थी JDU को तोड़ने के लिए। तो क्या RCP सिंह शिंदे बनने वाले थे बिहार के? यूपी महाराष्ट्र के बाद क्या बिहार की बारी आने वाली थी? याद रखिए 2024 के कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में भी हो सकता था। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हुआ क्यों नहीं? हुआ इसलिए नहीं क्योंकि यहां नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं थे। नीतीश कुमार सो नहीं रहे थे कि एक दिन सडनली अनाउंस किया जाएगा कि देखिए मेरी आधी पार्टी भाग चुकी है गुवाहाटी, वहां पटना से तो और भी पास है गुवाहाटी। और तो उनको यह बात पहले ही समझ में आ गई कि कोई ना कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा था, कोई ना कोई बीजेपी के साथ कनेक्ट में था, और कुछ ना कुछ एक मसाला, एक खिचड़ी पकने वाली थी। लेकिन बहुत जल्दी एक्ट किया नीतीश कुमार ने, अनलाइक उद्धव जिन्होंने रिवोल्ट होने के बाद भी 2-3 दिन जाया किया बिफोर ही स्टार्टेड टू एक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी में समझने की जरूरत है कि एक अंडरस्टैंडिंग तेजस्वी यादव के साथ पिछले कुछ महीनों से डेवलप हो रही थी। तो इसका मतलब है नीतीश जो शार्प पॉलिटिशियन है वो भांप चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली थी, और इसीलिए तेजस्वी के साथ एक ब्रिज बनाने की कोशिश काफी दिनों से चल रही थी। वो कहते हैं ना, नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन पॉलिटिक्स। अब देखिए 2015 से 2017 तक वैसे में भी इन लोग ने साथ में काम किया था, कांग्रेस, JDU, RJD, ये 3 कंपोनेंट्स थे सरकार में। फिर नीतीश कुमार ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो बीजेपी के साथ काम करना है। किस वजह से नीतीश ने ये अलायंस तोड़ा,
क्या वो समझने वाले थे कि ये पार्टीज नीचे जाने वाली हैं, या फिर उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव था, प्रेशर था? वो आज तक उस बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन क्लैरिटी इस बात की थी कि जब इनके साथ ये अलायंस टूटा, महागठबंधन टूटा, तो खूब गाली गलौज हुई थी। उस समय आरजेडी के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लेवल किए नीतीश ने। लेकिन देखो पॉलिटिक्स का मजा कि इलेक्शन हारने के बाद भी तेजस्वी ने यह नहीं कहा कि देखो मेरे साथ बुरा हुआ है, अब मैं जा रहा हूं फॉरेन ट्रिप पर, अब मुझसे बात मत करो। वो वही डटे रहे, वो वही सड़कों पर पार्लियामेंट के अंदर लड़ते रहे, और जब मौका आया तब वो बाजी मारने के लिए बिल्कुल वहां तैयार थे। तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी में बहुत बड़ा एक फर्क देखने की बात है तो दोनों ही नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स, लेकिन एक ने बहुत शातिर तरीके से काम किया और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनने के कगार पर है, और दूसरा सिर्फ कंप्लेन करता रह गया। बिहार पॉलिटिक्स फॉलो करने वाले तो पहले से ही भांप चुके थे कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मई के महीने में नीतीश कुमार चल के गए, जो कुछ ही दूर है घर वैसे, चल के गए इफ्तार पार्टी अटेंड करने के लिए, जो कि तेजस्वी यादव के घर पे था। अब 71 साल का एक चीफ मिनिस्टर एक इफ्तार पार्टी अटेंड करने जाता है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के यहां चल के मीडिया के सामने, तो इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब तेजस्वी यादव जाते हैं नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में, तो चीफ मिनिस्टर उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट पूरा गेट तक छोड़ने आते हैं, जबकि है उनसे आधे उम्र से भी कम, लेकिन उनको अपने गेट तक पूरा छोड़ने आते हैं। तो इससे दिखता है कि भाई एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। कहीं ना कहीं नीतीश को ये जो विंडिक्टिव नेचर है ऑफ द बीजेपी, ये भी काफी पसंद नहीं है। धड़ाधड़ जो लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट केसेस कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल एनिमी ये रह चुके हैं लालू के बहुत पूरी अपनी जिंदगी, लेकिन जब कोई बंदा हॉस्पिटल में है, बुढ़ा चुका है, उसके बाद भी उसके ऊपर ताबड़तोड़ केसेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको तोड़ा गया था, और ये नीतीश को पसंद नहीं था। अगर आप फ्लोर स्ट्रैटेजी देखें जो बिहार संसद में हो रहा था कि भाई ऑपोजिशन और तेजस्वी सिर्फ बीजेपी को अटैक कर रहे थे पार्लियामेंट में, संसद में, और उनके एमएलएज, और वो कभी नीतीश पर निशाना नहीं साध रहे थे। और जो मैंने कहा ना, एक पॉलिटिकल एक करेक्टनेस होती है, एक पॉलिटिकल कर्टेसी होती है, ये आजकल कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप पुराने जमाने के पॉलिटिशियंस देखो तो कट्टर लड़ाई के बावजूद एक कर्टेसी रहती है, एक बेसिक ह्यूमैनिटी रहती है। जब लालू यादव के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुए और उनको दिल्ली फ्लाई कराना पड़ा, तो नीतीश कुमार ने पर्सनली सारे अरेंजमेंट्स देखे थे उनके ट्रैवल के, और ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक अलायंस, एक ब्रूइंग ये समझ में आता है जब तेजस्वी ने पटना में प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट प्राइस राइज। तो इंतजामात ऐसे किए गए थे कि एजिटेशन बढ़िया से हो, इंपॉर्टेंट रास्ते पर भी हो, सिक्योरिटी भी सही हो। ऐसा लग रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ही सारे अरेंजमेंट्स करवाए हैं, तो उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लग रहा था कि उसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये खिचड़ी काफी दिनों से पक रही थी। एक चीज साफ है कि नीतीश समझ चुके थे, भाप चुके थे कि उनके खिलाफ कोई खेल खेला जा रहा है, कोई पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जिससे वो ऑलरेडी अपना प्लान भी तैयार कर रहे थे। तो अनलाइक उद्धव, ये शॉक। और इस पे क्या बोलना चाहोगे? मतलब जैसा कि इन्होंने ये बोला है कि जो नीतीश कुमार जो हैं वो शिवसेना की उद्धव ठाकरे नहीं बनी, नेक्स्ट जो मतलब बनना चाहिए, उन्होंने पहले ही मतलब अपना गेम बना लिया था। तो क्या कहना है इसमें? इसमें तो एक बात जायज़ है, जो आदमी, एक कहावत भी है, जो जागेगा सो पावेगा, बिल्कुल ना। तो वही है, शिवसेना ये बता रहे हो, सही बात है। उन्हें यही नहीं पता, इतने लोगों के लीडर, मतलब अपनी पूरी पार्टी के लीडर, तो उन्हें यही नहीं पता कि मेरे जो पार्टी मेंबर है वो कर क्या रहे हैं और जा क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो बस मेन जड़ यही है। और जो नीतीश कुमार को पहले से ही पता है कि हम जिसके साथ हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, जो ये वीडियो में बता रहे हैं कि भाई वो वीडियो लोग सही नहीं है। तो ये पहले से ही हमेशा प्लान ए और ए के साथ बी भी लेके चलते हैं, जो कि सही भी है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है फेमस है कि घर का भेदी लंका डाले, यानी कि तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में रह रहा है और अब वो तुम्हारे घर के सभी रहस्य अगर किसी दूसरे को बताएगा तो आपका कोई भी सीक्रेसी नहीं रहेगी। और वो इस चीज़ से अवेयर थे, इसलिए उन्होंने मतलब नीतीश कुमार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट या फिर अनशन होता है तो सरकार चाहती है कि उसे दबाए या उसे ऊपर ना आने दे। जैसा कि उन्होंने महंगाई को लेके तेजस्वी यादव ने जो अनशन या फिर जो भी मतलब किया, बेरोजगारी हटाओ करके रैली की, तो उस रैली को इन्होंने मतलब बाकायदा अच्छे मतलब प्रबंध तरह से उसे मतलब अनुमति दी चलाने के लिए और अच्छी व्यवस्था की। तो वो भी एक सही चीज़ है। और जैसा कि बताया कि वो काफ़ी करीब है, काफ़ी मतलब करीबी रखते हैं तेजस्वी यादव से, तो बढ़िया है। और वो एक चीज़ से शायद खपा थे कि जो राहुल
क्या नाम लालू यादव पे धड़ाधड़ ईडी या फिर और ऐसी मतलब जो का नाम वो है सरकार की जो कंपनियां हैं, बीमार होने के बाद भी उन पे केस लगाए जा रहे थे नहीं, तो ये चीज़ कुछ सही नहीं है। पर मतलब नहीं, अनह्यूमैनिटी कह सकते हैं। ये बात ठीक है, जिस आदमी पे पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आरोप है वो लग चुके हैं और उसकी कंडीशन भी बड़ी क्रिटिकल है, तो आपको पता तो है ही कि ये भाई बचने वाला नहीं है। उसने कांड करें तो पकड़ा तो जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो कुछ समय के लिए रुक जाए, अगर उनकी इतनी तो डबल टेंशन होती है। बीमार आदमी हो और उसमें टेंशन तो बीमारी तो जाएगी नहीं, बल्कि टेंशन हार्ट अटैक दिक्कत और बढ़ सकती है। और केसेस करना अलग चीज़ होती है और केसेस को सही ठहराना वो अलग चीज़ होती है, वो न्यायालय काम होता है। हालांकि केसेस इतने चल रहे हैं, मतलब उनको पुष्टि एक में भी नहीं हुआ है। सही भी है, लेकिन जो ये एकदम करने का तरीका ये थोड़ा सा गलत लगा। तो देखते हैं वीडियो आगे। नहीं हुए, ये तैयार थे और इन्होंने बाजी पहले मार दी बीजेपी पर। अब इससे बीजेपी को ठेस क्या पहुंचती है? देखिए, एक स्टेट में अगर पावर चले जाए तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। लेकिन बिहार बीजेपी के हाथ से अगर निकल जाए तो 2024 के कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको स्टेट के नजरिए से मत देखिए, इसको बीजेपी के 2024 के एंबिशन के नजरिए से देखिए। कांग्रेस हो चुकी है हैप्पी बर्थडे, और ना कुछ होने वाला है कांग्रेस का आने दोनों साल में भी। 3 साल हो चुके हैं विदाउट अ प्रेसिडेंट, अब पता नहीं कब उनका कोई प्रेसिडेंट बनेगा, उस पर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो कोई पार्टी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई है, कोई विक्ट्री दर्ज नहीं कर पाई है, और मुश्किल है आने वाले टाइम पर भी। बीजेपी अब कांग्रेस को डेसिमेट करने के बाद सोच रही है कि अब ममता बनर्जी का क्या किया जाए, अब पटनायक के साथ कैसे डील किया जाए, केसीआर के साथ क्या किया जाए, जगन के साथ क्या किया जाए, दूसरे जो रीजनल सैट्रैप्स हैं उनके साथ कैसे डीलिंग की जाए। डीके सिंह ने द प्रिंट में बहुत बढ़िया एक आर्टिकल में यह लिखा है कि अमित शाह की जो प्रायोरिटी है वो यह था कि आरजेडी को खत्म करना है, बाकी सब बाद में देखेंगे। याद रखिए, आरजेडी जैसे शिवसेना के साथ देखिए कितना क्रोध था, वैसे ही आरजेडी एक पुराना कांटा है बीजेपी के लिए। याद रखिए, रथ यात्रा किसकी रोकी गई थी? आडवाणी जी की। और कहां रोकी गई थी? कैलकुलेशन यह था कि हम इस्तेमाल करते हैं जेडीयू का, आरजेडी को साइड में करते हैं, एक बार इलेक्शन हरवाते हैं, दूसरी बार इलेक्शन हरवाते हैं, अपने आप आरजेडी धीरे धीरे कम पावरफुल होता रहेगा और फिर उनके सीनियर मिनिस्टर्स को हम अपने आप अपने साइड कर लेंगे। नीतीश कुमार 70+ ऑलरेडी हो चुके हैं, कितने दिन लड़ेंगे? खुद ही बोल चुके हैं, अरे ये आखिरी इलेक्शन है, मेरा आखिरी इलेक्शन है, अब तो मैं बस रिटायर करने वाला हूं। तो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई सेकंड ड्रग पॉलिटिशियन तो है नहीं, और बीजेपी ऑलरेडी लार्जेस्ट पार्टी बनी बैठी पड़ी हुई है बिहार में, तो उत्तराधिकारी कौन है? तो बीजेपी का प्लान यह था कि आरजेडी को कम करते रहो, कमजोर करते रहो, उनके सीनियर लीडर लेते रहो, और उसके बाद नीतीश के बाद तो फिर हमारा ही हो गया ये स्टेट। और ये स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमारे संविधान में स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 61 क्या कहती है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इन द हाउस, इन द लोकसभा। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? ये स्पेशल मेजॉरिटी है 364। 364 का ये मैजिक नंबर है इन द लोकसभा, एंड राज्यसभा में 164। आपके पास होती है स्पेशल मेजॉरिटी, जिससे आप संविधान को बदल सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, किसी की और पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत की जरूरत नहीं है। और यही एम है बीजेपी का पोस्ट 2024। बहुत सारे ऐसे बयान पास्ट में भी आ चुके हैं बीजेपी लीडर्स के कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत है, लेकिन अब यह संभव है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब उनका अगला एम होगा 350 to 400 अपने आप, अपने पार्टी के साथ, मे बी एलाइज के बगैर भी। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीजेपी खुद कर पाए, इसके लिए सारे रीजनल पार्टीज को फिर हटना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, याद रखिए, बिहार सेंड्स टू लोकसभा कितने? 40, नंबर 4 के पायदान पर है। अगर आप यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को हटा दोगे, उसके बाद बिहार से 40 एमपीज जाते हैं। तो इसीलिए बिहार के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। और देखिए 2024 का प्लान देखिए, बीजेपी खुद कहती है, अमित शाह ने खुद कहा है कि देखो अभी हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, एटलीस्ट 2024 तक तो अकेले नहीं लड़ सकते हैं, तो अब अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर चलो। और कोई भी अलायंस डिसीजन नीतीश कुमार के साथ वो हम बात करेंगे 2024 के बाद। माने अगर 2024 में अच्छे होंगे, अगर अच्छा करेंगे, तो वैसे में भी नीतीश को हैप्पी बर्थडे करने ही वाले थे। लेकिन अब देखिए पासा कैसे बीजेपी के लिए उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि 2024 में अब सोच लीजिए, अगर आरजेडी, जेडीयू और मे बी कांग्रेस अब अगर सीट शेयरिंग करके चलेगी तो बीजेपी के लिए काफी नुकसान होने वाला है। तो
इस गेम में आरजेडी के लिए क्या है? उन्होंने क्यों माना है कि भैया नीतीश को ही बनाने दें सीएम? क्योंकि आरजेडी को यह मालूम है कि भैया 3 साल अभी इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा हैं। अब पता नहीं कौन से एमपी, कौन से एमएलएस को और भी पोच कर लिया जाए, कौन से केस और भी बना दिया जाए। लेकिन एक चीज याद रखिए, यह कोई सेक्युलर फ्रंट नहीं है, यह कोई डेमोक्रेटिक फ्रंट नहीं है। आरजेडी और जेडीयू जिसके पास पावर है वो और पावर अपने पास रखने की कोशिश करेगा। जेडीयू वही पार्टी है जिसने बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, जिससे बेसिकली पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर है। माने किसी के घर में घुस के सर्च कर लो, किसी को उठा लो, कुछ भी कर सकती है उसके बाद पुलिस। तो फ्रीडम और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल तो वैसे में भी बिहार में खत्म होने वाली थी। हमने इस पर पूरा एक एपिसोड भी बनाया था। यह बिल को पारित करते समय भाई ऑपोजिशन ने अपोज किया, तो मार्शल और पुलिस बुला के अच्छी तरीके से एमएलएस की धुलाई की गई थी, आरजेडी एमएलएस की भी धुलाई की गई थी। आज वही आरजेडी एमएलएस अब इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ गठबंधन करेंगे। तो देखिए पॉलिटिक्स में ना कोई प्योरिटी नहीं होती है, यह सारा काम होता रहता है गाली गलौच, आप मारपीट करो और दूसरे दिन उन्हीं के साथ बैठो। एंड में बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने थंबनेल देखा हो तो हमने डिवोर्स के ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा के बोला है कंडीशंस अप्लाई, और ये डिवोर्स के कुछ कंडीशंस है, क्योंकि जिंदगी में या फिर पॉलिटिक्स में कुछ परमानेंट नहीं होता है, डिवोर्स भी परमानेंट नहीं होता है। आज नीतीश को लगा कि भैया उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनकी कुर्सी उनसे चले जाएगी, तो उन्होंने अभी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है। लेकिन ये वही बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं जो एक टाइम पे कहते थे कि भैया वो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। 2010 में जब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी ने फ्लड रिलीफ भेजा था और उसके बारे में फिर थोड़ी पब्लिसिटी कर दी, ब्रैगिंग कर दी, तो नीतीश कुमार ने डिनर ही कैंसिल कर दिया था उसी मोदी के साथ। किसी कहेंगे हमारा अपमान कर रहे हैं। उसी नीतीश कुमार ने बाद में यह भी बोला था कि मुझे जिंदा गाड़ दो लेकिन मैं बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन फिर इतने साल बीजेपी के साथ काम किया है, और ना इसमें कोई आइडियोलॉजी की बात है, क्योंकि वो वही नीतीश कुमार है जो कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन फिर एकदम चुप हो जाते हैं जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होगा। ये वही नीतीश कुमार है जो सारे कंटेंशियस इशू पे, फार्म बिल हो गया, राम मंदिर हो गया, सीएए हो गया, या फिर डेमोक्रेसी का गला जैसे घुट रहा है, बिल्कुल चुप रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक उनकी गद्दी सेफ थी। तो अगर कंडीशन फिर से सही होता है, अगर प्रेशर फिर से सही तरीके से लगाया जा सकता है, तो फिर यह डिवोर्स अनल भी हो सकता है और फिर से शादी हो सकती है। अभी तो किया बेन एफ्लिक और वो जेलो ने फिर से शादी कर ली, तो यह पॉलिटिक्स में भी फिर से हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा लेसन मेरे ख्याल से आज जो हुआ है वो रीजनल पार्टीज के लिए है। अगर वो चीज आज तक नहीं समझे हैं, शिवसेना के बाद भी नहीं समझे हैं, कि अगर हाथ मिलाओगे ऐसी पार्टी के साथ तो निस्तो नाबूद हो जाओगे, क्योंकि शायद ही आपको ऐसी कोई पार्टी मिलेगी जो शैतान के साथ इस तरीके से अलायंस करी और उसके बाद बच गई। क्योंकि शैतान के साथ जब डील करते हो तो फिर उसका हैप्पी बर्थडे ही हो जाता है, वो बचता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सीख है रीजनल पार्टीज के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे कांग्रेस के बाद अब निशाना सीधे रीजनल पार्टीज और रीजनल सैट्रैप्स की तरफ ही है, और अगले 2 साल वो बचते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो वीडियो में मुझे ये लगा जो आकाश बनर्जी की आवाज़ है वो कुछ ना कुछ मिलती है राजनाथ सिंह जी से। उनको शायद तुमने कभी सुना हो, तो फ्लुएंटली बोलते हैं एकदम, और टाइट और कड़क आवाज़ है राजनाथ सिंह की, उसी तरह से इनका। और वो थोड़ा तल्खी भरा अंदाज नहीं, जैसे कि वही अपनी आँखों से थोड़ा एक्सप्रेशन देना, तो वो भी इनका मज़ेदार रहता ना। क्या कहना है उससे? सही है। तो इन्होंने काफ़ी सही जानकारी दी है अपने हिसाब से। हमें लगता है इनकी एक टीम है जो उस पर ध्रुव राठी की तरह रिसर्च करती है, और फिर उसी तरह तो ये जो इन्होंने बताया ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और जिसका मैंने तो एक एग्जांपल देखा है, और इन्होंने महाराष्ट्र, अकाली दल पंजाब और काफ़ी जगह बताई हैं, पर मैंने तो ये एमपी में ही देखा है जो शिवसेना के साथ हुआ। इसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाथ था वो बीजेपी का था। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि शिवराज चौहान थे, वो काफ़ी बार वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखो मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि किसी पार्टी के नाम पे कोई स्टेट नहीं होता है कि आप ही इस पार्टी पे राज करें। जब तक वो लोग रूल करते हैं, या फिर मतलब एक होता है ना बैकडोर से अंदर घुसाना, तो वो डायरेक्टली नहीं करते। डायरेक्टली कोई कर तो पकड़ जाता है, बैकडोर वाला दरवाजा पकड़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में पीछे का दरवाजा है, आप आगे बैठे पीछे से घुसी, कोई साफ कर गया। इसमें तो वही होता है, अगर आपको किसी पार्टी में सेंध लगानी है तो कई मतलब महीनों का होमवर्क होता है, तैयारी होती है, ये देखा जाता है कौन सी कमजोर कड़ी है जिससे हम लोग आसानी से
पकड़ सकें, फिर उसके माध्यम से वो चीज़ें, ये हो सकता है भले ही आप रूलिंग में हो या फिर ना हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में पैसा तो है, ये बात हम लोग कबूल सकते हैं, क्योंकि बहुत पैसा है पॉलिटिक्स में। और ये चीज़ अभी एक बिल बनाया गया था कि अब सभी पार्टी को ये बताना होगा कि उनके द्वारा जो उन्हें जो फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है और कितनी आती है। तो सभी राजनेता इस चीज़ से मुकर गए थे कि भैया हम आपको ये नहीं बता सकते कि मेरे फंडिंग का सोर्स क्या है। तो फंडिंग का सोर्स बताना, अब पता नहीं पैसा विदेश से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं बताने के लिए सभी मतलब एक नेता बिल्कुल एक चाल चले थे। बिल्कुल, चाहे यहाँ पे आपने देखा होगा गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बहुत अनाप शनाप मेहनत करते हैं सरकारी जॉब के लिए। लेकिन इतना पैसा या पावर किसी में नहीं है, चाहे वो अनपढ़, गवार, मर्डरर, रेपिस्ट कुछ भी हो। अगर वो एक बार नेता बन जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए उसकी रहने का सिस्टम फ्री, आने जाने का सिस्टम फ्री। आप अगर एक बार विधायक बन जाए तो आपकी पेंशन, विधायक निधि, वो सारी चीज़ें आपको ऐसा मिलता है। अगर बिल्कुल, मैं देखो ये अग्निवीर स्कीम जो चलाई गई है, मैं इस स्कीम से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को रोज़गार मिला, भाई सब कुछ समय के लिए मिले। मुझे इससे कई गुना ज़्यादा जब होगी जब ये सेम चीज़ नेताओं के साथ हो, कि कोई पार्टी है, ये पार्टी 4-5 साल तक रूल करेगी, इसके बाद कोई दूसरी पार्टी, चाहे पार्टी वही हो, लेकिन वो सारे लीडर्स चेंज कर दिए जाए, एक दो को छोड़ के, जो ज़्यादा सीनियर हो, जो अच्छे से लीड करने जानते हो बस। और ये भी नहीं कि परमानेंट वो नहीं, ये उसमें भी सभी को मौका मिलना चाहिए। इनका भी एक रिटायरमेंट का एक वो एज होना चाहिए, मतलब ये नहीं यार हद है, एक आर्मी का जवान हो 50-60 साल का हुआ, चलो भाई रिटायर, पुलिस का जवान हो रिटायर, और नेता बताओ 50, 100, 70, 80 तक खींचे जा रहे, कोई मतलब नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ रूल है कि जो विधायक है, अगर एक बार विधायक बन गया तो उसे ऑल टाइम पेंशन मिलती हैं, जैसे कि हमारे मतलब अग्निवीर के साथ होता है, उसी तरह का। जब तक ये पॉलिटिक्स में हमें सेवा दें तब तक ही इनका मतलब, बिल्कुल, तब तक इन्हें भत्ता मिले चाहे कुछ भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद इन्हें बिल्कुल माइनर सा कर दिया जाए, ना कि एकदम बढ़िया सी पेंशन मिले और लग्जरी लाइफ जिए। और अगर ये एक नेता के साथ होना चाहिए तो हमें लगता है ये उस आर्मी जवान के साथ भी होना चाहिए भाई, कि अगर इन्हें पेंशन मिले तो वो तो बताओ अपने 12 घंटे 8 घंटे जो भी ड्यूटी टाइम होता है उस टाइम पे बंदूक लेके और देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। बताओ इन्हें ये नहीं पता कब कहाँ से इनके लिए मौत बन के आ जाए। बिल्कुल, बताओ ये जो इतना रिस्क का काम करते हैं उनके लिए कोई पेंशन, कोई ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं, और जो आराम से मतलब अपना चेहरा चमकाओ और बैक से पीछे से मनी कमाओ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई गलत केस है भाई। तो जो आपने बताया पहले कि जो नेता लोगों ने सोर्स का सिस्टम अपना ना बता के सीधे मुकर गए, तो आप समझ सकते हो कि कितने ईमानदार होते हैं ये नेता लोग। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसा आपने बोला है कि वो भैया ने भी बोला कि शैतान से अगर आप दोस्ती करोगे तो शैतान इज़ गोना किल यू, तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मतलब एक ना एक दिन कहते हैं सांप पकड़ लोगे तो बिल्कुल फल उसी तरह का मिलेगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल सरवाइव करना है, रहना है, बने रहना है, तो फिर आप अपने दम पे रहिए ना कि किसी पार्टी पे रिलाई कर जाइए, वो आपको आगे बढ़ाएगी। वो कभी नहीं बढ़ाएगी, वो चाहती है मैं ही आगे बढ़ जाऊँ। जैसा कि संविधान को बदलने के लिए लोकसभा में जो मेजोरिटी मार्क है वो 364 का है, और उसमें 162 ऐसा कुछ था, 164, हाँ 164, वो बिहार से आता ये चाहती है, मतलब भाजपा ये चाहती है कि अब हमारे पार्टी के ही पास मेजोरिटी पावर हो। पहले ऐसा होता है ना, संसद में मतलब देखना पड़ता है, कोई बिल पास करने के लिए सभी नेताओं को लेना पड़ता था। तो ये मतलब बड़ा खेल है। अब क्या बताएं, पॉलिटिक्स को बेहतर बनाने के लिए हमें ये होता है कि जो लोकतंत्र है वो और मजबूत रहे, अच्छा विपक्ष रहे उसके लिए। अगर विपक्ष ही खत्म कर दोगे तो फिर तो एक तानाशाह हो जाओगे। बिल्कुल सही। तो ये भी गलत है, क्योंकि मैं ये जो मैं खुद सोचता हूँ कि हर आदमी शायद परफेक्ट नहीं होता है, वो अपनी गलतियों से ही सीखता है, और गलती से सीखता नहीं है, गलती से सिखाया जाता है। क्योंकि अगर सामने वाला कोई गलती करता है, अगर आपको अपोजिट बताने वाला है तो आप ज़्यादा बेटर काम कर पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मान लो हम यूपी से हैं, तो यूपी में जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये समस्या है कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रोड्स वगैरह नहीं है। तो ये हमें लगता है हर रूरल एरिया की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो भी सर्वे आते हैं विदेशों से या WHO से, वो शहरों के करते हैं, थोड़े जनपदीय लेवल से करते हैं, वो कभी रूरल एरिया में नहीं जाते हैं। तो वही मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे, न कि कभी ऐसा हो कि कोई अपने यहाँ का ही सर्वे टीम लेके और आप कोई अच्छा सा वो बनाए स्टैंडर्ड और उसे उसमें ये पोस्ट कर दे। ऐसा बहुत बार होता है कि आप अगर आपको फिल्टर लगाना है
तो शुरुआत से फिल्टर लगाइए पूरा एकदम बढ़िया। नहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ रोड से शायद हम छोटे थे तब बनी थी, तब से अब तक नहीं बनी है ना। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है लास्ट टाइम, पर इतना टाइम हो गया कि मैं साल नहीं बता सकता कि कब हमारे यहाँ की सड़क बनी और थी। रिपेयर नहीं हुई सड़क तो अब और है ही नहीं। जबकि जो एक सड़क है उससे कम से कम 4 गांव पर डे आना जाना होता है। लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या होती है कि शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। जो अपनी मेन सड़क है वो मेन सड़क डायरेक्ट छेबड़ा मुँह तक जाती है। सोचो मतलब एक ऐसा इलाका लगभग में 70 किलोमीटर तक के लोगों को कनेक्ट करती है। बिल्कुल उसकी कंडीशन बहुत खराब है। मैं आपको किसी दिन एक वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह की वो कंडीशन है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है वीडियो यहाँ पे रोकना चाहिए। तो बिल्कुल, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।